नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं परवेज अहमद जी। स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में दिन भर और देर रात तक सियासी तूफान मचा रहा। बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह, जो इस समय जिंदगी मौत से संघर्ष कर रहे हैं, उनके सभी प्रतिष्ठानों पर एक साथ आयकर विभाग का छापा पड़ा। इस छापे के पीछे कौन था? हालांकि उनके रिश्ते में समधी लगने वाले उन्होंने कहा कि बिटिया का घर था तो हमें खुल के आने पड़ा। योगी के मंत्री खुलकर कूद पड़े मैदान में। लेकिन समस्या तब आई जब कुछ देर तक तो उन्होंने दिल्ली को ललकारा, लेकिन शाम होते होते वो कहने लगे कि शाह और मोदी ने उन्हें विदेश इलाज कराने में बड़ी मदद की। मैं नहीं समझा उन्होंने क्यों बदला ये मन। साथ में उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। केशव प्रसाद मौर्य बदले बदले नजर आ रहे हैं। क्या उन्हें लगा कि भागवत ने जो मुलाकात की तो भागवत ने मोदी को फ्री हैंड दे दिया और उसके बाद ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य से भागवत ने मुलाकात की, तो क्या मौर्य को यह संदेश मिल गया कि हमें गुजरात लॉबी ने पूरी तरीके से यूज किया और हमें मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलने दिया? हर बार कहा गया कि अब की बार, हर बार कहा गया कि अब की बार, और मामला चलता रहा। जिस हिसाब से मुख्यमंत्री सिंगापुर और जापान की यात्रा पर हैं, उस समय केशव प्रसाद मौर्य जर्मनी की यात्रा पर, मुख्यमंत्री के खासम खास अधिकारी साथ में। तो आज ये बड़ी गंभीर चर्चा करेंगे, बहुत गंभीर चर्चा है। तो पहला सवाल तो यह है कि परवेज जी, क्या है पूरा ये मामला उमाशंकर के यहाँ छापे का और इसकी बदलती हुई राजनीति पर? देखिए शिव कुमार जी, एक उमाशंकर जी 2007 में अचानक लखनऊ के कारपोरेट जगत में, ठेका जगत में और पट्टा जगत में अचानक उभर कर आए। जब इनकी छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी जो थी, उस कंपनी ने लखनऊ और नोएडा में जो भी स्मारक मायावती जी बना रही थी, उसके मुख्य ठेकेदार यही थे और पूरा ठेका पट्टा का काम इनको सरकार ने दिया हुआ था। यहां तक कि इनके कामों का फैसला करने के लिए तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री और खनन मंत्री, लोक निर्माण मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और खनन मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को भी इनके ठिकाने पर जाना पड़ता था फैसला करने के लिए। वहीं से इनकी छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जोर पकड़ा और कुछ दिनों के अंदर एक नाम गूंजने लगा लखनऊ के गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में भी, कारपोरेट गलियारों में भी, उमाशंकर सिंह, उमाशंकर सिंह, उमाशंकर सिंह। और ये बहुत तेजी से आगे बढ़ा भी। उसी दौरान कुछ लोगों ने उमाशंकर सिंह के खिलाफ एक लोकायुक्त के यहां प्रॉफिट ऑफ ऑफिस एक्ट की एक शिकायत दाखिल कर दी शिव कुमार जी। जी, उसमें यह माना गया कि आप छात्र शक्ति संगठन के निदेशक भी हैं और विधायक भी हैं, यानी दोहरा आर्थिक लाभ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में यह पहला मौका था, सॉरी माफ करिएगा, जब किसी उत्तर प्रदेश नहीं, देश के राजनीतिक इतिहास में, दर्शकों को यह जानना चाहिए कि देश के राजनीतिक इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी लोकायुक्त ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले पर 2 विधायकों की सदस्यता रद्द करने का फैसला कर दिया। उसमें भी उमाशंकर सिंह एक विधायक थे, पाया गया। उसके बाद उमाशंकर सिंह ने छात्र शक्ति से इस्तीफा दिया और तमाम तरीके की कानूनी लड़ाई हुई। तत्कालीन राज्यपाल संभवतः राम नाईक जी ने सदस्यता खत्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया
लेकिन उमाशंकर सिंह की एक बड़ी लॉबी है, ताकतवर लॉबी है, तो उमाशंकर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपने बचाव में एक स्टे ले लिया। हालांकि दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक थे उनकी सदस्यता चली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत मिल गई थी। वो दिन, वो राजनीति का जो एंगल था, उसके बाद से पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, खनन के ठेकों में उमाशंकर सिंह का की तूती बोलने लगी। वो रसड़ा, बलिया के एक रसड़ा विधानसभा है, वहां से लगातार 3 बार के विधायक हैं। फिर हाल के दिनों में उन्होंने अपनी रिश्तेदारियां राजनीतिक रूप से बहुत समृद्ध परिवारों में की। उन्होंने अपने बेटे का विवाह दिनेश सिंह, जो रायबरेली में कभी कांग्रेस के नेता होते थे, लेकिन इन दिनों गांधी परिवार के परंपरागत विरोधी हैं, जिन्हें केंद्र सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है। यह माना जाता है कि दिनेश सिंह इन्हीं को पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाने के लिए या जिताने के लिए अमित शाह जी सपा के कई बागी विधायकों के घर तक चले गए थे। इत्तेफाक की बात है, दिनेश सिंह वो चुनाव नहीं जीत पाए, वो वहां के सरकमस्टेंसेस थे, परिस्थितियां थी। एक पूर्व विधायक और है राकेश प्रताप सिंह, उनके परिवार से भी उमाशंकर सिंह की रिश्तेदारियां हैं। तो इस तरह से उमाशंकर सिंह का किसी भी सत्ता में गहरी पैठ रही है, चाहे वो बसपा की रही हो, चाहे वो सपा की सरकार रही हो, और चाहे अब भाजपा की सरकार रही हो, उनकी गहरी पैठ है। लेकिन थोड़ा सा और विवाद भी समानांतर चले, क्योंकि लोकायुक्त ने उन्हें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट का दोषी पाया था। बाद के दिनों में कुछ एक आध सतर्कता जांचें भी चली, लेकिन वो सब खत्म हो गई। 2025 में जब सीएजी की एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में यह माना गया कि उमाशंकर सिंह की जो कंपनी है, जिसके वो खुद सीधे कोई अधिकारी नहीं है, उनकी पत्नी या परिवार के और लोग क्या कहते हैं उसके डायरेक्टर हैं, उमाशंकर सिंह सीधे नहीं है, लेकिन नाम सिर्फ उनका है। उन्होंने 33,604 घन फीट अवैध खनन किया और उसमें बड़ा जुर्माना लगाते हुए कार्रवाई करने की संस्तुति सीएजी ने की थी, लेकिन वो कार्रवाई थम गई और उस पर किसी तरह का कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन इन दिनों, कुछ दिनों से ऐसा लगने लगा था, ऐसा संदेश जा रहा था कि मायावती, अभी वो निश्चित रूप से ब्लड कैंसर के मरीज हैं। अभी जब उनका स्वास्थ्य शुरू में खराब हुआ था, तो बसपा की मुखिया मायावती उन्हें देखने उनके घर भी गई थी। सामान्यतः मायावती जी किसी के घर नहीं आती जाती हैं, लेकिन उनको देखने के लिए गई थी। और वो बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक है, अपनी अपनी पार्टी के संसदीय नेता भी हैं। लेकिन अचानक ऐसा माना जा रहा था कि सभी राजनीतिक दलों में उनका रसूख इतना गहरा है कि उन पर कार्रवाई करने की संभावना नहीं है। लेकिन अचानक आज सुबह 7 बजे से रसला, लखनऊ, सोनभद्र, नोएडा, उनके जितने भी ठिकाने हैं, उनपे इनकम टैक्स की रेड हो गई। कानूनी भाषा में इसे रेड नहीं कहा जाता, इनकम टैक्स की सर्च कहा जाता है कानूनी भाषा में। हम आम बोलचाल की भाषा में इसे रेड कहते हैं, पर कानून जो कहता है वो ये कहता है कि ये सर्च है। जैसे ही सर्च शुरू हुई, उसके 1 घंटे के अंदर ही उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में मंत्री और उमाशंकर सिंह के समधी दिनेश सिंह की बेटी उमाशंकर सिंह के बेटे को ब्याही हुई है। तो फौरन का फौरन उसका संदेश आ गया और उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया और कहा कि कैंसर के मरीज को तो छोड़ देना चाहिए और उन्होंने उसका पाप लगेगा, कई तरह से राजनीतिक बात की। ये सभी लोगों ने उसको पढ़ ही लिया होगा, देख लिया होगा। तो एक शुरू में तो ये लगा कि ये एक पारिवारिक रिश्ते की बात है, लेकिन सभी लोग ये जानते हैं कि इनकम टैक्स की जो टीम है उसका उत्तर प्रदेश सरकार से कोई लेना लादना नहीं। दिनेश सिंह को वैसे भी दिल्ली के खेमे का आदमी माना जाता है कि से आशीर्वाद प्राप्त मंत्री हैं। अब ये जो इनकम टैक्स की जो टीमें हैं इन्वेस्टिगेशन की, ये टीमें तो शिव कुमार जी दिल्ली की हैं।
विदेश में फंस गए। पहले तो उन्होंने झटके में भावनात्मक रूप से चीजें कर दी, लेकिन जैसे ही ये एहसास हुआ कि ये सर्च करने वाली टीम की कमांड तो दिल्ली की सरकार की है, वित्त विभाग उसको संचालित करता है, निर्मला सीतारमन जी उसकी मंत्री हैं, तो वो थोड़ा सा बैकफुट पर आए और उन्होंने ये कहा कि भाई मोदी जी ने और शाह जी ने और केंद्र सरकार ने विदेश में जाकर उनके इलाज करने में बहुत मदद की, और जाहिर सी बात है मदद की भी है, क्योंकि उनका विदेश में ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो हो रहा है उमाशंकर जी का, वो वास्तव में विदेश में हो रहा है, इस पे किसी को संदेह नहीं है, और निश्चित रूप से वो बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं। लेकिन जो कानून कहता है, एंटी करप्शन एक्ट जो कहता है, उसमें किसी भी व्यक्ति के कैंसर से पीड़ित होने का कारण उस पर रियायत करना नहीं होता है। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई ऐसी पिटीशनें खारिज कर दी जिसमें 10-10 हजार रुपए के घूस लेते हुए लोग पकड़े गए, और वो कैंसर के मरीज थे, और उन्होंने प्ली में ये बात कही कि भाई ये कैंसर के मरीज है और इनको इतने इतने दिन जेल रहते हो गया है, लिहाजा बेल कर दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने कहा कि कानून में कैंसर कोई आपके इस बात का प्रतीक नहीं है कि अगर आप कैंसर के मरीज हैं तो आपकी एंटी करप्शन की जांच नहीं हो सकती। ये कानून की भाषा है। मानवीय दृष्टि जरूर हो सकती है कि उमाशंकर सिंह 2 साल से घर से नहीं निकल रहे हैं, और इस बार जो बजट सत्र था उत्तर प्रदेश के विधानसभा का, लंबा बजट सत्र था, लेकिन इसमें भी उमाशंकर सिंह स्वास्थ्य कारणों से नहीं आए थे। लेकिन अब यहीं से बात शुरू होती है कि अचानक इस सर्च के राजनैतिक मायने क्या है। क्या रसड़ा में या बलिया में लेकर जो पॉलिटिक्स चल रही है, केतकी सिंह, दयाशंकर सिंह वर्सेस उमाशंकर सिंह, क्या ये इस पॉलिटिक्स का कोई नजरिया है, या जी कुमार जी आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, क्या है उसी का ये नजरिया है जो अभी बीच में आमने सामने भी बात हो गई थी उमाशंकर सिंह से, तो उमाशंकर जी से मंत्री से बात। केवल उमाशंकर सिंह ने नहीं, वहां एक विधायक हैं केतकी सिंह, उमाशंकर सिंह और दयाशंकर सिंह, तीनों के बीच जो है वो राजनीतिक टकराव होता रहा है और दिखता रहा है। दयाशंकर सिंह को यह माना जाता है कि वो छात्र राजनीति से आए हैं, और उत्तर प्रदेश में शायद इकलौते ऐसे मंत्री हैं जो सर्वदल में आलू की तरह फिट होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जब कभी कोई प्रबंधन की जरूरत होती है तो उनकी भूमिका रहती है। तो क्या दयाशंकर सिंह से टकराव के चलते दिल्ली ने उमाशंकर सिंह के यहाँ सर्च करा दी? क्या उमाशंकर सिंह इस समय एक बात और भी कही जा रही है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का लोक निर्माण विभाग है, उसके बड़े ठेके गोरखपुर से लेकर और कई ठेकों पर जो एनएचआई और यूपी गवर्नमेंट के ज्वाइंट वेंचर में चल रहे हैं, उनमें से मैक्सिमम ठेके उमाशंकर सिंह के पास। तो क्या ये सारी चीजें, इसके कोई राजनीतिक अर्थ निकल रहे थे कि भाई अचानक एक विपक्षी दल का विधायक सारे ठेके पट्टे कैसे हासिल कर रहा है? क्या इसके कोई राजनीतिक खेल है, या वास्तव में वित्तीय अनियमितताएं हैं, या वो सीएजी रिपोर्ट है जिससे भारतीय जनता पार्टी उगाना चाहती है? और एक सवाल ये भी है कि क्या इस सर्च के जरिए जो दिल्ली में ट्रेड डील से लेकर और स्वामी और मुक्तेश्वरानंद से लेकर सारी चीज चल रही है, क्या उससे ध्यान बटाने का एक कोशिश है? एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है। तो कुल मिला के इस सर्च की जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग कई सवाल खड़े कर रही है शिव कुमार जी। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन इस दौरान एक और खबर निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव हो गया है। जब से भागवत जी ने मुलाकात की है योगी आदित्यनाथ से, तब से ये जोड़ी मुस्कुराने लगी है। तो क्या केशव ने पलटी मार दी है? बड़ी सुगबगाहट है। और जर्मनी का दौरा, मुख्यमंत्री उधर और जर्मनी का दौरा इधर, उसमें कई पेच भी हैं कि जैसे गुजरात की टीम उन्हें लगातार 2017 से लेकर अब तक रोज मुख्यमंत्री का चारा डालती रही, वो विरोध करते रहे उनकी दम पर, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें नहीं मिली। अंतोगत्वा उन्हें लग रहा है कि अगर योगी दिल्ली जाएंगे तो कोई वारिस बनेगा, और वारिस बनेगा तो योगी जी चाहेंगे वही वारिस बनेगा। इधर
ब्रजेश पाठक की सरगर्मी आते ही तुरंत उन्होंने बटुकों को भोजन करा दिया, उनकी इज्जत कर दी, उनका मान सम्मान किया। तो इससे केशव और योगी की ये तस्वीर जो मैं दिखा रहा हूं है तो पुरानी, लेकिन ऐसी तस्वीर नजर आने लगी है। बताते हैं संबंध अच्छे हुए हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की सियासत फिर बदलेगी? देखिए शिव कुमार जी, ये समझिए, इसको इस तरह से जोड़कर देखिए कि यूजीसी के बाद ब्राह्मणों में नाराजगी है। वोट कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, कैसे जाएगा। बैकवर्ड भी बहुत इम्पैक्टफुल तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा नहीं है। और जो केशव मौर्य की पॉलिटिक्स है, जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वो पॉलिटिक्स करते रहे हैं, वो पॉलिटिक्स ऐसी नहीं है कि केशव मौर्य उत्तर प्रदेश को दौड़ा सके या उत्तर प्रदेश में भाजपा की राजनीति को दौड़ा सके। वो अच्छे संगठक हो सकते हैं, लोगों से मिलने जुलने वाले हो सकते हैं, लेकिन मास अपील के नेता अभी वो नहीं है, क्योंकि वो एक चुनाव भी अपना हार गए कौशाम्बी से, जो उनका क्षेत्र है। केशव मौर्य इन सारी परिस्थितियों को समझते हैं। केशव मौर्य ये भी जानते हैं कि फिलहाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना जो भरोसा है, वैसे वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबको थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद देता रहता है, लेकिन उस आशीर्वाद का जो बड़ा हिस्सा है वो योगी आदित्यनाथ को ही दे रहा है। और जब संघ जिस व्यक्ति को, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में संघ जिसको ज्यादा आशीर्वाद देगा, शक्तिशाली वही होगा। तो एक और भी लाइन है, अभी जल्दबाजी भी हो सकती है, लेकिन राजनीति ऐसी ही होती है कि जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाना था, तो उसको भी रैंडम फैसला लिया गया था उत्तर प्रदेश में। उससे पहले ये बात की चर्चा भी नहीं थी, क्योंकि केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे और दूसरे नेता काम कर रहे थे। ये लाइन भी नहीं थी कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ये कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन संघ उस दिशा में काम कर रहा था पहले से ही। ऐसे ही आप देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी से नेतृत्व लेके आडवाणी जी को देना था, तो 1.5 साल पहले से ही संघ के लोग सक्रिय हो गए थे। जब आडवाणी से लेकर नरेंद्र मोदी जी को कमान देनी थी, तब भी ऐसा ही हुआ था कि 2 साल 1.5 साल पहले से ही वाइब्रेंट गुजरात से लेके तमाम तरह की चीजें करके नरेंद्र मोदी जी को खड़ा करने की कोशिश की गई थी। आप बताइए, 8 साल में तकरीबन 9 साल होने जा रहे हैं यूपी सरकार को, तकरीबन अंतिम साल में जब चुनावी साल है, तब अचानक योगी आदित्यनाथ जी का सिंगापुर और जापान जाना और वहां बड़े पैमाने पर उनका वेलकम, स्वागत, वो चाहे जैसे किया गया हो, ऑर्गेनाइज करके और उसको मीडिया में दिया जाना, ये भी सहज नहीं है। ये भी किसी न किसी एक डिजाइन का हिस्सा है। और मुझे लगता है केशव मौर्य ये बात समझ भी रहे हैं। आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो भी एक बात सही है, क्योंकि जब से केशव मौर्य जर्मनी गए, तब से सरकारी तंत्र केशव मौर्य के जर्मनी में हो रहे गतिविधियों की जानकारी बाकायदा प्रेस नोट जारी करके और फोटो जारी करके दे रहा है। तो आपका जो वो संदेह है कि क्या केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ जी नजदीक आ रहे हैं, तो इसमें काफी अच्छा खासा दम है। मतलब जो परिस्थितियां हैं, जिसे सर्कमटेंशियल पॉलिटिक्स कहते हैं, उस पॉलिटिक्स में ये सब दिखाई दे रहा है। शिव कुमार जी, चलिए फिर तो अच्छा है, क्या कम से कम रार खत्म हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। रार खत्म, ये रार का बड़ा वो था, लेकिन मोदी साहब को तो झटका होगा। उनकी टीम का एक बड़ा पिलर एक तोड़ा गया है, उन्हें तो झटका माना जाएगा। क्योंकि ये तो अब जिसकी बिल्कुल जानकारी नहीं है वो भी ये मान के चलता है कि दिल्ली और यूपी में आपस में रिश्ते अच्छे नहीं है। ये सब समझ गए हैं। ये परवेज जी किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। शुरू से लेके अब तक कई मुद्दों पर कई जगह देखने को मिला। अभी जो शंकराचार्य का विवाद चल रहा है, इसमें भी दिल्ली खामोश है। दिल्ली कभी कभी कई तरीके बदल देती है। और आज तो आशुतोष ब्रह्मचारी ने जो बयान दिया है, उस बयान को सुनकर हैरान है। उनका भी हमला आज केशव प्रसाद मौर्य पे था, सीधा सीधा। उन्होंने कहा एक डिप्टी सीएम चाहते थे, वो बार बार बातचीत कर रहे थे। अखिलेश यादव पर भी उनने कुछ आरोप लगाए हैं। उनका सब मिलके हमें मरवाना चाहते हैं। तो आज उनका भी कहना केशव के खिलाफ यह साबित कर रहा है कि दाल में कुछ काला है।
नहीं, दाल में क्या है, राजनीति तो ऐसी ही तैयार होती है सर। राजनीति की खिचड़ियां तो ऐसे ही पकती हैं। कुछ कुछ काली दाल डाली जाती है, फिर उसको उजला किया जाता है और उसमें चावल डाल के बढ़िया खिचड़ी बना दी जाती है। और इस समय तो इत्तेफाक की बात है कि भाजपा को भाजपा से ही लड़ना है। भाजपा के सामने उस तरह का कोई योद्धा नहीं है जिससे उसे सीधे टकराना है। तो मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि भाजपा की लड़ाई सिर्फ भाजपा से है। अगर भाजपा आपस में नहीं लड़ेगी तो सत्ता परिवर्तन बड़ा कठिन होगा दूसरे दलों के लिए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो अभी चीजें सामने दिखाई दे रही हैं, या एक संकेत ये भी हो सकता है शिव कुमार जी कि ये जनता में दिखाने की कोशिश हो रही हो कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगा सी चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, ये मीडिया वालों का गिमिक है या कुछ नाराज लोगों की गिमिक है। एक बात ये भी हो सकती है शिव कुमार जी। नहीं, बातें दोनों हो सकती हैं क्योंकि अभी किसी ने आमने सामने ऐसी चीज नहीं देखी है, लेकिन जो कयास है, जो दिख रहा है वो बदला बदला दिख रहा है। पहली बार उनका मीडिया मैनेजमेंट होना, सब कुछ होना। एक बार और हुआ उनका मीडिया मैनेजमेंट जब वो बिहार जीत के आए थे। उस बात पर आपस में दोनों में नाराजगी भी हुई जब उनकी पोस्ट हुई मीडिया के ग्रुप्स में, और उन्हीं की बाइट बार बार भेजी गई कि वही चलेगी तब भी। लेकिन बस अंतिम सवाल छोटा सा पूछेंगे, अगर योगी और केशव की आपस में सामंजस्य बढ़ता है तो फिर ब्रजेश पाठक का क्या होगा? ब्रजेश पाठक जी, देखिए, ब्रजेश पाठक अलग कोटे, अलग राजनीति से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। ब्रजेश पाठक जी कभी भाजपा मूल के नेता नहीं रहे। नहीं, यहीं पे और मेरा एक आपसे इसी का एक सवाल है कि जी, क्या केशव प्रसाद मौर्य को ये तो नहीं लगा कि ब्रजेश के हाथ में कमान न चली जाए, और ब्रजेश बसपा से आए और मैं जन्मजात भाजपाई हूँ, विश्व हिंदू परिषद से हूँ, फलाने से हूँ, तो कहीं ब्रजेश के हाथ वो न लग जाए? अब वो महत्वाकांक्षा राजनीति में तो होती ही है। क्या कहते हैं शिव कुमार जी, हर आदमी उस उत्तर प्रदेश की शीर्ष कुर्सी का सपना देखता है अगर वो राजनीति में आया है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। तो अगर केशव और ब्रजेश जी देख रहे हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, और एक दूसरे को सपने को मिटाने की कोशिश हो रही है, तो इसमें भी कुछ चौंकने जैसी बात नहीं है। ये तो राजनीति में होता ही रहता है शिव कुमार। और केशव जी ब्रजेश जी से बहुत राजनीति में सीनियर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, माफ करिएगा, काफी सीनियर हैं। तो अगर उनको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा फुटेज जा रही है ब्रजेश पाठक के हिस्से में, तो हाथ मिलाना कौन सी ऐसी बड़ी भारी बात है। एक एक दौर था जब उत्तर प्रदेश के राजभवन और क्या क्या जन भवन, अब जिसका नाम हो गया है, वो और कालिदास मार्ग के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन आज की तारीख में तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो नए समीकरण राजनीति में बनते गढ़ते रहते हैं। हम जनता को बताते रहेंगे और इशारा करते रहेंगे। जनता अपना निष्कर्ष निकालता रहे, हमारे साथ जुड़े रहें, स्पेशल कवरेज न्यूज के साथ जुड़ें और हमें अपने सुझाव भी दें। हमारी बातचीत पर सहमति या असहमति व्यक्त करें, उसका स्वागत है। नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।